दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 का चुनाव अभी दूर है, लेकिन उसकी आहट अभी से सुनाई देने लगी है। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जिनकी हार्ड हिंदुत्व की राजनीति पिछले कुछ सालों में खूब काम आई है। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं, जिनको लेकर कहा जाता है कि वो अब सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चल रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि हार्ड हिंदुत्व और सॉफ्ट हिंदुत्व है क्या सच में यूपी की राजनीति दो अलग अलग हिंदुत्व मॉडल के बीच में फंसी हुई है? और सबसे बड़ा सवाल, 2027 में जनता किसे चुनेगी? आज की इस वीडियो में इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरहीन अंसारी है। दोस्तों, अगर हम उत्तर प्रदेश की राजनीति को पिछले 10 सालों में देखें तो एक बहुत बड़ा बदलाव जो है साफ तौर पर आपको नजर आएगा। 2017 से पहले यूपी की राजनीति जाति समीकरणों, मुस्लिम यादव वोट बैंक और क्षेत्रीय गठबंधनों के इर्द गिर्द घूमा करती थी। लेकिन 2017 में जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, तब राजनीति का केंद्र बदल गया। योगी ने खुद को सिर्फ एक सीएम के रूप में नहीं, बल्कि एक हिंदुत्ववादी नेता के रूप में स्थापित कर दिया। अयोध्या हो चाहे काशी, मथुरा जैसे तमाम धार्मिक मुद्दों को फोकस पर रखा। इसी का फायदा कहीं ना कहीं उन्हें मिला भी। राम मंदिर आंदोलन का राजनीतिक लाभ भी बीजेपी को मिला। कांवड़ यात्रा, दीपोत्सव, धार्मिक आयोजनों और मंदिरों के विकास को सरकार की प्राथमिकता बनाया गया। यही वजह है कि राजनीतिक विश्लेषक योगी मॉडल को हिंदुत्व, हार्ड हिंदुत्व कहते हैं। यानी ऐसा हिंदुत्व जो अपनी पहचान को खुलकर सामने रखता है और धार्मिक प्रतीकों को राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल करता है, राजनीति का केंद्र बना देता है। अब दूसरी तरफ आते हैं दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। दोस्तों, सपा लंबे समय तक मुस्लिम यादव समीकरण वाली पार्टी मानी गई। बीजेपी लगातार सपा पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाती है। माने जैसे भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं को लुभाने की कोशिश में रहती है, वैसे सपा यादवों और मुसलमानों को। लेकिन दोस्तों, पिछले कुछ सालों में अखिलेश यादव की रणनीति में बदलाव दिखाई दिया है। पहले जहां समाजवादी पार्टी मंदिरों और धार्मिक आयोजनों से दूरी बनाकर रखती थी, वहीं अब तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है। अखिलेश यादव कई बार मंदिरों में दर्शन करते दिखाई देते हैं, भगवान परशुराम की विशाल प्रतिमा बनाने का वादा भी करते हैं, और तो और ये भी कहते हैं कि सत्ता में आने के बाद भगवान परशुराम की जयंती पर सार्वजनिक अवकाश भी मिलेगा। इस तरीके के तमाम ट्वीट्स अखिलेश यादव अक्सर करते रहते हैं। कृष्ण और राम के मुद्दे से जुड़े जो कार्यक्रम होते हैं, वहां पर समाजवादी पार्टी के नेता काफी एक्टिव दिखाई देते हैं। यानी सपा ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि वो हिंदू विरोधी नहीं है। यही वजह है कि राजनीतिक जानकार इसे सॉफ्ट हिंदुत्व कहते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। सवाल ये कि क्या सॉफ्ट हिंदुत्व हार्ड हिंदुत्व को चुनौती दे सकता है? क्योंकि जब कोई मतदाता हिंदुत्व के नाम पर वोट देता है, तो उसके पास पहले से ही ऑप्शन मौजूद रहते हैं बीजेपी और योगी आदित्यनाथ के रूप में। ऐसे में वही मुद्दा उठा करके विपक्ष कितना फायदा ले सकता है? यही चुनौती अखिलेश यादव के सामने है। उन्हें हिंदू वोटर्स को यह भरोसा दिलाना है कि समाजवादी पार्टी हिंदुओं के खिलाफ नहीं है, लेकिन साथ ही उन्हें अपने पारंपरिक मुस्लिम वोट बैंक को नाराज भी नहीं करना है। यानी एक तरह से दो नाव पर एक साथ सवार होकर राजनीति करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं योगी आदित्यनाथ की। दोस्तों, योगी की राजनीति केवल हिंदुत्व पर सीमित नहीं है। पिछले कुछ सालों में आपने देखा होगा कि यूपी में बुलडोजर कार्रवाई, अवैध मदरसों पर जांच, धार्मिक जुलूसों को लेकर सख्ती, लाउडस्पीकर अभियान, वक्फ संपत्तियों पर बहस और कई ऐसे मुद्दे लगातार सुर्खियों में रही हैं जो सीधे तौर पर मुसलमानों से जुड़े हुए हैं। सरकार का कहना है कि कानून सबके लिए बराबर है और कार्रवाई अपराधियों या नियम तोड़ने वालों के खिलाफ होती है। वहीं विपक्ष आरोप लगाता है कि इन कार्रवाइयों का सबसे ज्यादा असर मुस्लिम समुदाय पर पड़ता है और इससे राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ़ता है। आप समझिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी लगभग 19 से 20% के आसपास मानी जाती है। कई जिलों और दर्जनों विधानसभा सीटों पर मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। यानी कोई भी राजनीतिक दल इस वोट बैंक को पूरी तरीके से नाराज नहीं कर सकता। ऐसे में मुसलमानों की बीजेपी से नाराजगी बीजेपी के लिए बहुत बड़ा नुकसान साबित हो सकती है। देखिए, बीजेपी के समर्थकों का एक बड़ा वर्ग मानता है कि योगी वही नेता हैं जो बिना किसी दबाव के फैसले लेते हैं। उनके समर्थकों के लिए बुलडोजर सिर्फ एक मशीन नहीं है, बल्कि कानून व्यवस्था का प्रतीक बन चुका है। जब भी अपराध, दंगे या सांप्रदायिक तनाव की बात होती है, बीजेपी समर्थक योगी मॉडल का उदाहरण देते हैं।
यही वजह है कि बीजेपी के कोर वोटर के बीच योगी की लोकप्रियता काफी मजबूत दिखाई देती है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है दोस्तों। विपक्ष लगातार यह मुद्दा उठाती है कि सरकार की नीतियों से मुसलमानों में असुरक्षा की भावना पैदा होती है। विपक्ष की कोशिश रहती है कि मुस्लिम वोट पूरी तरीके से एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ मतदान करे। यानी एक तरफ बीजेपी हिंदू वोटर्स के बड़े हिस्से को एकजुट करने की कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष मुस्लिम और बाकी राजनीतिक समूहों को एक साथ लाने की रणनीति बना रही है। इसीलिए दोस्तों 2027 में बीजेपी केवल हिंदुत्व नहीं बल्कि कानून व्यवस्था और विकास को भी चुनावी मुद्दा बनाएगी। लेकिन विपक्ष भी खाली नहीं बैठा है। अखिलेश यादव बेरोजगारी, महंगाई, पेपर लीक, किसानों की समस्याएं और युवाओं के मुद्दे उठा रही है। दोस्तों सपा की कोशिश है कि चुनाव को धार्मिक मुद्दों से हटाकर रोजगार और आर्थिक सवालों पर लाया जाए, क्योंकि अगर चुनाव पूरी तरह हिंदुत्व बनाओ हिंदुत्व पर चलाया गया तो बीजेपी को स्वाभाविक बढ़त मिल सकती है, लेकिन साथ ही खुद को हिंदुत्व विरोधी नहीं दिखाना भी उनके लिए चुनौती बन सकता है। यही वजह है कि अखिलेश यादव ने रामचरितमानस को सांस्कृतिक संविधान तक कह दिया है। साथ ही कहा है कि भाजपा राम का नाम लेकर राजनीति करती है, लेकिन उनकी पुलिस रामचरितमानस लिए हुए एक वकील पर लाठी बरसाती है। इतना ही नहीं, उन्होंने 19 मई को तृतीय बड़े मंगल की शुभकामनाएं भी दी थी। वहीं इटावा में अखिलेश यादव बहुत भव्य मंदिर का निर्माण भी करवा रहे हैं। ऐसे में हिंदुत्व वोटर्स के सामने भी अखिलेश यादव अपनी बेहतर छवि बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब जरा जातीय समीकरण को भी समझ लीजिए। यूपी की राजनीति में दोस्तों केवल धर्म से चुनाव नहीं जीते जाते, जाति भी बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यादव, दलित, कुर्मी, निषाद, राजभर, ब्राह्मण, ठाकुर और जाट जैसे समुदाय चुनावी नतीजों को प्रभावित करते हैं। बीजेपी पिछले कई सालों से गैर यादव, ओबीसी और गैर जाटव दलित वोटर्स पर मजबूत पकड़ बनाने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ सपा अपने पारंपरिक यादव वोट बैंक के साथ अन्य पिछड़ी जातियों को जोड़ने की रणनीति भी बना रही है। इसीलिए कुल मिलाकर 2027 की लड़ाई सिर्फ हिंदुत्व की नहीं बल्कि सामाजिक समीकरणों और विकास की भी होगी। ऐसे में जो बैलेंस बनाने में कामयाब हो जाएगा उसके लिए 2027 का रास्ता बिल्कुल साफ हो जाएगा। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।